नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ सुरभि शुक्ला। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन मध्य प्रदेश की खबरों में, जहां हम आपको मध्य प्रदेश से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराएंगे। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। धार के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल मांडू में 30 जनवरी से कांग्रेस का सर्वोदय प्रशिक्षण का आयोजन होगा। इसकी तैयारियां जोरों पर हैं। 3 दिनों तक चलने वाले इस शिविर में देश भर से कांग्रेस के बड़े नेता और एक्सपर्ट शामिल होंगे। आयोजकों ने बताया कि इस कार्यक्रम का मकसद पार्टी की विचारधारा को गांव-गांव तक पहुंचाना और आने वाले चुनावों के लिए नई रणनीति तैयार करना है। शिविर में दिल्ली से आ रहे विशेषज्ञ प्रशिक्षक कांग्रेस की नीतियों, सिद्धांतों और काम करने के नए तरीकों की जानकारी देंगे। आपको बता दें कि चुनाव लड़ने के तरीके, बूथ मैनेजमेंट और जनता से सीधे संवाद करने जैसे अहम विषयों पर प्रशिक्षण दिया जाएगा। जिला कांग्रेस प्रवक्ता ने बताया कि इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का मकसद पार्टी की विचारधारा को गांव-गांव तक पहुंचाना और आने वाले चुनावों के लिए नई रणनीति तैयार करना है। शिविर के आखिरी दिन 1 फरवरी को देश के बड़े नेता भी कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन करेंगे। मांडव में जो कांग्रेस का शिविर हो रहा है, यह अखिल भारतीय स्तर का शिविर है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के द्वारा अलग अलग प्रदेश में शिविर लगाया जाता है, जिसमें उद्देश्य रहता है कि कांग्रेस के संगठन में किस तरह से कार्य करना है, किस तरह से नीचे जाना और किस तरह से विषम परिस्थितियों में भी कार्य को आगे बढ़ाना है, जटिल समस्याओं से भी निपटते हुए किस तरह से आगे बढ़ते रहना है। इसका शिविर का ये उद्देश्य होता है। इस शिविर की संख्या निश्चित होती है। इसमें 50 से 70 लोगों के बीच में लोग होते हैं, जिसमें प्रदेश से लेकर के बाहर से भी, पूरे देश से कहीं से भी लोग आकर के इसमें शामिल हो सकते हैं। इसमें 1100 रुपये का शुल्क होता है और सुबह 6 बजे से इनकी जीवनचर्या शिविर की प्रारंभ होती है और रात में 10 बजे तक सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ समापन होता है। उमरिया जिले की नौरोजाबाद थाना पुलिस ने बीती रात नशे के अवैध धंधे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। नशीले सिरप और टैबलेट्स की बड़ी खेप के साथ 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। रात लगभग 10 बजे नौरोजाबाद प्रभारी बालेंद्र शर्मा के नेतृत्व में पुलिस टीम ने करकेली बन्ना नाला निवासी संतोष गुप्ता के बेटे नीलेश अंकित सुजल के घर पर दबिश देकर 10 नग प्रतिबंधित कफ सिरप और नशे की गोलियां बरामद की है। आरोपियों की निशानदेही पर ग्राम देवगवा निवासी अंशु गुप्ता के ठिकाने से 3 कार्टून प्रतिबंधित कफ सिरप बरामद की गई है। पुलिस ने चारों आरोपियों से 336 नग प्रतिबंधित सिरप और नशीली गोलियां बरामद की है। एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज कर चारों आरोपियों को न्यायालय पेश किया गया है। पुनासा मांधाता विधानसभा क्षेत्र में 27 जनवरी की शाम को हुई ओलावृष्टि, बारिश और आंधी की वजह से लोगों के खेत में लगी गेहूं और चने की फसलों को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा है, जिसको लेकर किसानों ने तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा है। किसानों ने मांग की है कि फसल का सर्वे कराया जाए और मुआवजा दिया जाए। किसानों की परेशानी देखते हुए मांधाता विधायक नारायण पटेल, तहसीलदार वंदना चौहान के साथ गुरुवार को पुनासा क्षेत्र के बेढानी, उदयपुर, मोहना आदि गांवों के खेतों में पहुंचे। उन्होंने नुकसान का मुआयना किया। विधायक पटेल ने कहा कि अधिकारियों को उचित सर्वे करने के निर्देश दिए हैं। प्रयास किया जा रहा है कि फसल क्षति की उचित राहत राशि सरकार की ओर से मिले। किसानों ने उन्हें बताया कि काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। पिछले सीजन में सोयाबीन खराब हो गई थी, वहीं अब गेहूं और चने की फसल नुकसान होने से आर्थिक संकट बढ़ गया है। पुनासा तहसील क्षेत्र के अंतर्गत दिनांक 27 जनवरी को रात्रि में आंधी बारिश और हवा के साथ कुछ फसलों की नुकसानी, गेहूं की फसलों में नुकसानी होना के संबंध में सूचना प्राप्त हुई थी। उसके बाद कल से ही हम लोगों के यहाँ से हमारे पटवारी गांव-गांव में जाके अपना क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं और नुकसानी का आकलन कर रहे हैं। तो यहाँ सर्वे जो हो रहे हैं किस प्रकार से रहेंगे? सर्वे क्या नुकसानी का जो गणना रहेगी किस प्रकार रहेगी? गणना जो भी सर्वे करने का जो एक प्रक्रिया रहती है राजस्व विभाग में, उसमें दल गठन कर दिया गया है। पटवारी और कृषि विभाग का हमारे आरएईओ जो हैं वो जाकर गांव में सर्वे करेंगे। ये 27 तारीख को शाम के करीब पूरे क्षेत्र में आंधी के साथ कुछ मात्रा में ओले भी गिरे, कहीं कहीं ओले भी काफ़ी गिरे हैं। तो उससे जो रबी की फसल जो है और जो अक्टूबर की बोई हुई थी, 15 नवंबर के पहले वाली फसल जो बोई हुई थी, वो हाइट अच्छी पकड़ ली थी और हाइट पकड़ने के साथ साथ
वो उस समय शुरुआत उनके दाने की भराव हो रही थी, वजन के कारण, हवा के कारण, गार के कारण किसानों के खेतों में पूरी तरह, मैं तो कहूँगा जो रकबे में गेहूँ सोया है वो 100% नुकसान हुआ, उसमें किसान को कुछ नहीं मिलना है। जो 27 तारीख की रात्रि को तेज हवा बारिश के कारण गेहूं की फसल में बहुत ही ज़्यादा नुकसानी हुई है। सभी फसलें आड़ी पड़ गई और वो फल पे थी, जिससे भारी नुकसान हुआ। उसी विषय को लेकर हमने आज तहसीलदार मैडम को ज्ञापन दिया है और उन्हें सूचित किया है कि सभी किसानों को राहत राशि और बीमा प्रदान करके उनको सहायता प्रदान की जाए। सुनो भैया, मेरे गेहूं की बोनी जो 29 अक्टूबर की थी वो पूरी तरह से ज़मीन पे लेट गई है। आप देख सकते हैं, कैमरे में दिखा दीजिए आप। मेरे 25 एकड़ ज़मीन में रकबे में मतलब गेहूं बोए हुए हैं काका जी को और मेरे, जिसमें से मान के चलो कि 15 एकड़ का रकबा जो है पूर्ण रूप से ज़मीन पे लेट चुका है। आप देख रहे हैं पूर्ण रूप से 100% नुकसान हो चुका है, क्योंकि दाने भी अभी भरने की स्टार्टिंग हुई थी और मतलब बारिश और हवा ऐसी है कि पूरी ज़मीन में मतलब गेहूँ बिछा दिए हैं। कौन कौन आया था निरीक्षण पे? अभी तहसीलदार मैडम आए थे, कल पटवारी जी आए थे और अभी पटवारी जी आए हुए हैं और तहसीलदार मैडम को भी निर्देशित कर दिया है। अभी विधायक जी आए थे, श्री नारायण पटेल जी, विधायक जी ने आश्वासन दिया और मैडम जी को, तहसीलदार मैडम को निर्देश भी कर दिए हैं कि जिनका भी नुकसान हुआ है पूर्ण रूप से जाकर के पटवारियों को निर्देशित करें और खेतों में जाकर सर्वे करें। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार जिस चार्टर्ड प्लेन में सवार थे, उस प्लेन को ग्वालियर की रहने वाली शांभवी पाठक उड़ा रही थी। शहर के बसंत विहार में रहने वाली उनकी दादी मीरा पाठक को शांभवी ने मुंबई से सुबह करीब 6:30 बजे पर मैसेज भेजा था। उसमें लिखा था, गुड मॉर्निंग दादी। इसके बाद शांभवी सीधे अपनी फ्लाइट पर पहुंच गई और 8 बजे प्लेन क्रैश हो गया। ग्वालियर में फिलहाल शांभवी की दादी मीरा पाठक रहती हैं। पायलट शांभवी के घर पर उनकी कुछ बचपन की तस्वीरें हैं। फाइटर प्लेन से उन्हें बेहद लगाव था। उनके पिता भी इंडियन एयरफोर्स में रह चुके हैं। आपको बता दें कि शांभवी की दादी ने बताया कि छोटे बेटे के जरिए मुझे घटना की जानकारी मिली। घटना के बारे में सुनते ही मुझे बड़ा धक्का लगा। पायलट का कोर्स उसने न्यूजीलैंड से किया था, 25 साल की थी। आपको बता दें कि वहीं शांभवी की पड़ोसी उषा ने बताया कि बचपन से उसे हमने देखा है। आज विश्वास नहीं होता कि शांभवी हमारे बीच नहीं रही। मेरे को तो छोटे बेटे से पता चला, उनको भी नहीं पता था, उसको ये भी नहीं मालूम कौन सा एयरक्राफ्ट है। बस उसने यही बोला कि अजीत पवार का एयर क्रैश हुआ है। बोले मैं मीटिंग में जा रहा हूँ। आई जस्ट ओपन माई मोबाइल और न्यूज़ देखने लगा तो उसमें अजीत पवार का था और वही एयरक्राफ्ट मुझे लगा प्राइवेट, जो चीनी फ्लाई करती है। आप पता करो भाई से, क्योंकि भाई का फ़ोन बिजी आ रहा है। तो मैंने कहा अच्छा मैं करती हूँ। और पर मेरे को भी धक्का लगा, क्योंकि कल ही बेटे ने, बड़े ने बताया था कि मैंने पूछती रहती हूँ ना, तुम कहाँ हो, वो कहाँ है। भाई ये लोग बात तो आजकल मोबाइल से आप कहीं से भी कर सकते, ज़रूरी नहीं है कि आप घर में ही हो। तो मैंने कहा वेयर आर यू? तो बोले आई एम इन दिल्ली बट आई सेड व्हाट अबाउट चीनी? तो बोले चीनी तो कल मुंबई चली गई, उनकी फ़्लाइट आ गई थी। 18 बजे उनके छोटे बेटे का फ़ोन आया हैदराबाद से कि आंटी के पास कि मतलब मम्मी ऐसा ऐसा है और जो बम्बई में क्रैश हुआ है उसमें शायद में मेरे को ऐसा लग रहा है कि चीनी भी थी। तो फिर उन्होंने फिर बड़े बेटे को फ़ोन किया कि क्या बात है। तो उन्होंने मतलब फ़ोन नहीं लगा, पर बाद में जब उन्होंने देखा होगा कि मम्मी का फ़ोन आ रहा है बार बार, तो उन्होंने बस इतना बोला कि ऐसा है कि मैं वो लगा रहा था, मोबाइल लगा रहा था बेटी को, चीनी को, पर उसका स्विच ऑफ आ रहा है बार बार। तो आंटी ने बोला कोई चिंता मत करो, ठीक होगी, वो ठीक होगी, ऐसी आंटी बोलने लगी उनको बोलते। तो वो भैया रोने लग गए, फिर उन्होंने फ़ोन बंद कर दिया। उसके बाद फिर सबका फ़ोन आने लग गया, तब तक उनके मायके से भी आ गए। फिर बस एसआईआर मामले को लेकर कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया है। फॉर्म क्रमांक 7 के कथित दुरुपयोग और फर्जी आपत्तियों के जरिए वास्तविक मतदाताओं के नाम काटे जाने के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मोघट थाने में विरोध प्रदर्शन कर संबंधित लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की। कांग्रेस का आरोप है कि सुनियोजित तरीके से फर्जी आपत्तियां दर्ज कर फॉर्म 7 का दुरुपयोग किया जा रहा है। आपको बता दें कि
यह लोकतांत्रिक व्यवस्था पर प्रहार है। पार्टी नेताओं ने कहा कि यदि फर्जी आपत्तियां लगाने वालों पर निर्वाचन आयोग द्वारा सख्त कार्रवाई नहीं की जाती तो एफआईआर प्रक्रिया निष्पक्ष नहीं मानी जा सकती है। एसडीएम ने आश्वासन दिया है कि मौके पर जाकर पंचनामा बनाया जाएगा और जिन मामलों में आपत्तिकर्ता उपस्थित नहीं होंगे उन सभी आपत्तियों को निरस्त किया जाएगा। कांग्रेस जनों ने दोषियों के खिलाफ कार्रवाई न होने पर और भी बड़ा आंदोलन करने की चेतावनी दी है। आज कांग्रेस पार्टी की तरफ से बहुत सारे लोग मिलकर के आए थे और उन्होंने अभी वर्तमान में एसआईआर के अंतर्गत जो दावे आपत्ति फॉर्म 7 के माध्यम से आई हैं उनको लेकर के अभी उन्होंने अपना एक आवेदन दिया है कि ये सभी एक साथ कई बल्क में आपत्तियां दर्ज की गई हैं, विधिवत रूप से उनकी जांच की जाए और इस संबंध में उन्होंने आवेदन दिया है। देखिए, हमारा सबसे बड़ा प्रश्न है कि जो आपत्ति करता है उसको ही नहीं मालूम कि उसने आपत्ति की है। जगह जगह जब लोगों को फ़ोन लगाए और उनसे पूछा गया कि भैया आपने किस आधार पर इन लोगों की आपत्ति ली, तो यहाँ हमारे 43 नंबर वार्ड है जिसमें 200 से ज़्यादा आपत्तिकर्ता फॉर्म उपलब्ध हैं, लेकिन आपत्तिकर्ता को पता ही नहीं है। तो मेरा आज प्रदर्शन था और मेरी ये बात थी कि आप लोग बात कर रहे हैं कि एसआईआर प्रक्रिया में मतदाता सूची का आप शुद्धिकरण कर रहे हैं, लेकिन जो असली मतदाता है उसको आप कटघरे में क्यों खड़ा कर रहे हैं? निर्वाचन की प्रक्रिया आपके बीएलओ के द्वारा हुई, बीएलओ ने ही गणना मतपत्र भरे, 2003 की मतदाता सूची में से गणना मतपत्र की जाँच की और उसके बाद ड्राफ्ट लिस्ट तैयार हुई। ड्राफ्ट लिस्ट बनने के बाद एक षड्यंत्रकारी तरीके से पूरे मध्य प्रदेश में और हमारे खंडवा में कई वार्डों में देखने में आया कि अंतिम तिथि के दिन तक तो कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन 2 दिन बाद तक निर्वाचन कार्यालय से बीएलओ को बुलाया जाता है और बंद लिफाफे में ये फॉर्म देखिए, सारे प्रिंटेड फॉर्म है, प्रिंटेड पहले से नाम है, सब लोगों के नाम लिखे हुए हैं और उस पर फिर आपत्तिकर्ता ने केवल अनुपस्थित डाल दिया। ये था कि जो फर्जी तरीके से जिन्होंने फर्जी आपत्ति लगाई थी उनके खिलाफ हम कलेक्टर साहब के पास भी कल गए थे। आज हम एसडीएम साहब से इनसे मिलने के लिए आए थे कि भाई जिसने इस तरीके से फर्जी तरीके से जो आपत्ति ली है ना, तो उसको खारिज की जाए और जिसने करा उसको एफआईआर दर्ज की जाए। किस तरह की मांग और क्या मांग यही हमारी, जिसने जो फर्जी तरीके जो आपत्ति ले रहा है वो गलत है ना। जो जबरन कॉलोनी का रहने वाला व्यक्ति खानचोली कॉलोनी के आपत्ति ले रहा है और ऐसा ही नहीं, ये नफरती चिंटू ने ऐसा खेल खेला है कि जितने मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र थे, जितने मुस्लिम बहुल्य वार्ड है, इन्होंने वहाँ पर आपत्ति ली। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। कभी कभी चेहरे का छुपा दर्द दुनिया नहीं देख पाती है। दाग, मुहासे, झाइयाँ सब आपके आत्मविश्वास को कम कर देता है, पर अब नहीं, क्योंकि रुखसाना ग्लो एंड फेयर फेस पैक जो दे आपकी स्किन को वो प्यार जो सिर्फ प्रकृति दे सकती है। हर लेयर को साफ करे, हर दाग को करे हल्का और आपकी मुस्कान फिर से लौटाए, बिकॉज यू डिजर्व टू ग्लो नेचुरली। रुखसाना हर्बल ब्यूटी प्रोडक्ट अमेज़न, मीशो और फ्लिपकार्ट में भी उपलब्ध। रतलाम जिले के नामली थाने के कस्बे में हुई नकाबजनी की घटना का रतलाम पुलिस ने 10 घंटे के भीतर खुलासा कर दिया है। अंतर्राज्यीय शातिर नकाबजन गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। हुलिया बदलने में माहिर इन बदमाशों से एक कार, कई कपड़े, चश्मे और चोरी का माल बरामद किया गया है। नामली थाना क्षेत्र में चोरी की बड़ी वारदात हुई थी। एएसपी रतलाम शहर राकेश खाखा और एसडीओपी किशोर पाटनवाला के मार्गदर्शन और नामली थाना प्रभारी गायत्री सोनी के नेतृत्व में विशेष टीम गठित की गई थी। आपको बता दें कि टीम ने घटना स्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे चेक किए, जिसमें एक संदिग्ध वाहन दिखाई दिया। पुलिस टीम ने ग्राम बाहर पत्थर के पास 8 लेन रोड पर घेराबंदी कर संदिग्ध कार को पकड़ लिया। कार में सवार उत्तर प्रदेश के जाकिर हुसैन कॉलोनी मेरठ निवासी इरफान सैफी और आमिर पठान को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी से घटना में प्रयुक्त दिल्ली पासिंग कार और चोरी का माल बरामद किया गया है। पुलिस ने बताया है कि आरोपी हाईवे के आसपास स्थित सूने मकानों को निशाना बनाते थे। चोरी के बाद कार से तुरंत फरार हो जाते थे। आरोपी इरफान विग लगाकर वारदात करता था। आरोपियों के वाहन से कपड़े व चश्मे बरामद हुए हैं। वारदात के बाद आरोपी विग, कपड़े व चश्मे लगाकर अपना हुलिया बदल लेते थे। देखिए, इरफान पिता मुन्नू सैफी लोहार और आमिर पिता तस्लीम पठान 38 साल के, ये दोनों मेरठ यूपी के रहने वाले हैं। इन दोनों के ऊपर जो है कई अपराध दर्ज है, लगभग 10 से 12 अपराध दर्ज है। और इनके द्वारा जो है गाड़ी में आकर जो है हाईवे पे जो है चोरी की वारदात की, दिन दहाड़े चोरी की गई।
पुलिस ने जो है अपनी कार्यकुशलता और दक्षता का जो है प्रदर्शन किया और जो है 10 से 12 घंटे के अंदर जो है आरोपियों को गिरफ्तार किया है। और भी जो इनके द्वारा कोई हाईवे पे अपराध किया गया कि नहीं, इसके बारे में भी जो हमारे द्वारा पूछताछ की जा रही है और जैसे भी जानकारी मिलती है हम आपको अवगत करेंगे। सीहोर जिले के बरखेड़ा हसन से शिक्षा व्यवस्था को मजाक बना देने वाला मामला सामने आया है। यहां के हायर सेकेंडरी स्कूल में बिना कारण ही बच्चों की छुट्टी कर दी जाती है और शिक्षक भी वहां से निकल लेते हैं। बुधवार को भी बरखेड़ा हसन के इस स्कूल में ऐसा ही नजारा देखने को मिला। विद्यार्थियों की बिना कारण छुट्टी कर दी गई, जिससे क्लासरूम पूरी तरह खाली नजर आए। इंडिया टाउन न्यूज की जब टीम वहां पहुंची तो स्कूल के बाहर कुर्सी पर अतिथि शिक्षक बैठे नजर आए। छुट्टी को लेकर अतिथि शिक्षकों से जानना चाहा तो उन्होंने बताया कि हम अतिथि शिक्षक हैं, हम अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, इसका जवाब जिम्मेदारों से मिलेगा। स्कूल के सारे क्लासरूम पूरी तरह से खाली मिले। मीडिया के आने की भनक लगते ही आनन फानन में आधे घंटे बाद बच्चों को दोबारा स्कूल में बुला लिया गया और क्लास शुरू कर दी गई। शिक्षा विभाग के जिम्मेदारों की अनदेखी के चलते बच्चों के भविष्य के साथ इस तरह के खिलवाड़ किए जा रहे हैं। आपको बता दें कि बिना कारण पूरे स्कूल की छुट्टी कर देना शिक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। अब देखना यह होगा कि शिक्षकों पर शिक्षा विभाग क्या कार्रवाई करता है। इस समय हम मौजूद हैं सीहोर जिले के बरखेड़ा हसन के शासकीय विद्यालय में। यहाँ पर मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा कि वो दिखाएं किस तरह से यहाँ क्लासें खाली पड़ी हुई हैं। कोई भी छात्र जो है या कक्षाओं में नहीं है, छुट्टी कर दी गई है। अब क्यों छुट्टी कर दी गई है ये एक बड़ा सवाल है, साथ ही इसके निर्देश है या नहीं ये जांच का विषय। इस समय हम मौजूद हैं सीहोर जिले के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में। जैसे ही हमें यहाँ पता चला कि विद्यालय की छुट्टी कर दी गई है तो 1 बजे करीब यहाँ हमारा आना हुआ। हमने अंदर जाके देखा तो यहाँ पे 4 अतिथि शिक्षक मौजूद थे। सारी क्लासें खाली पड़ी हुई थी। जब हमने इस पूरे मामले की अतिथि शिक्षकों से जानकारी लेना चाहा तो हमें जानकारी नहीं मिली। आधा घंटे इंतजार के बाद सारे बच्चों को यहाँ क्लास में बुलाया गया और अब विद्यालय में बिठाया गया है। जो परमानेंटली टीचर है वो यहाँ कोई भी मौजूद नहीं है। प्रभारी भी यहाँ पर मौजूद नहीं है, संकुल केंद्र प्रभारी भी यहाँ पर मौजूद नहीं है। लेकिन मीडिया की भनक लगते ही आनन फानन में यहाँ पर बच्चों को बुला लिया गया है और विद्यालय के अंदर क्लासों में बिठा दिया गया है। इंडिया टाउन न्यूज सीहोर, वसीमुद्दीन। शिवानी लोधी। कौन सी क्लास पढ़ती हो? 11। कौन से स्कूल में? शासकीय उच्चतर माध्यमिक। आज आप स्कूल गए थे? हाँ। फिर क्या हुआ? आज छात्रावास की लड़कियां नहीं आई तो छुट्टी कर दी। अच्छा, छात्रावास की लड़कियां नहीं आती हैं तो छुट्टी कर देते हैं? हाँ। क्या पहले कभी भी ऐसा हुआ है? हाँ। अच्छा, आज किसने छुट्टी का बोला था? आज जो मतलब जितने सर मैडम आए थे सबने बोल दिया था। कितने सर मैडम, कितने लोग आए थे? 4-5 आए थे बस। कहाँ गए थे? हॉस्टल। किस लिए गए थे हॉस्टल? तो इतने सारे बच्चे एक साथ खाना खाने जाते हैं हॉस्टल? अच्छा। स्कूल बैग लेके गए थे? स्कूल बैग भी तो है, रोज स्कूल बैग लेके जाते हो आप लोग खाना खाने? नहीं, स्कूल बैग लेके जाते हो। जब विद्यालय आप आए थे तो स्कूल बैग तो यहाँ होना चाहिए ना। किसी का भी स्कूल बैग नहीं था क्लास के अंदर। आज ही गए थे सिर्फ स्कूल बैग लेके, है ना? बाकी रोज स्कूल बैग यहीं रहता आपका विद्यालय में। आज क्यों गए थे स्कूल बैग लेके? बताओ ना, डरो मत ही, बताओ क्या बात है, क्यों छुट्टी कर दी गई थी पता है? कौन गए हैं सीहोर? मतलब पूरे बच्चे, जितनी भी क्लासें यहाँ लग रही हैं, जितने भी रूम हैं, वहाँ पे कोई भी बच्चा नहीं है। स्कूल में ही तो हैं हम। कहाँ गए थे? स्कूल में ही तो हैं, अंदर बैग रखा। कहाँ गए थे आप लोग? चलो ठीक। सीहोर जिले के भेरुंदा क्षेत्र में सीआर के हमले से सनसनी फैल गई है। सीआर ने एक के बाद एक 8 लोगों पर हमला कर दिया है, जिससे पूरे इलाके में दहशत का माहौल बन गया है। हमले में घायल लोगों को सिविल अस्पताल भेरुंदा में भर्ती कराया गया है। घायलों में बच्चे भी शामिल हैं। बताया जा रहा है कि सीआर अचानक आबादी वाले क्षेत्र में घुस आया और राह चलते लोगों पर हमला करने लगा। अचानक हुए इस हमले से लोग संभल नहीं पाए और इधर उधर भागने लगे। घटना के बाद क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। ग्रामीणों की मदद से घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों द्वारा उनका उपचार जारी है। आपको बता दें कि सीआर के हमले के बाद पूरे क्षेत्र में सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है। लोगों का कहना है कि जंगल से सटे इलाकों में वन्य जीवों की गतिविधियां लगातार बढ़ती जा रही है, जिससे आमजन की जान पर खतरा मंडरा रहा है।
जंगली सियार पगला गया था, वो उसने 8-9 लोगों को काट लिया। कितने बजे घटना है? लगभग 3 बजे के लगभग। तो कुछ महिलाएं भी हैं? कितने? हाँ, 4-5 महिला है, 2 बच्चे हैं, एक बुजुर्ग है। मतलब गाँव में आ गया था, घर में घुस गया? हाँ, जो सामने है उसको काट लिया। अच्छा, कोयले को क्या है, इसे मार दिया गया है क्या? उसे जानकारी आ रही है? हाँ, जानकारी आ रही है, गाँव में मार दिया। इसकी जानकारी आपने थाने में भी की है? थाने में भी जानकारी। इसमें मेरे मेडिकल ऑफिसर द्वारा और मेरे स्वयं के जांच करने में मैंने ये पाया है कि इसमें लगभग 8 व्यक्ति हैं, जिसमें कुछ महिलाएं, कुछ पुरुष हैं, कुछ छोटे बच्चे हैं। चूंकि एक सियार जब काटता है तो यही सस्पेक्टेड होता है कि वो कहीं ना कहीं रेबीज से ग्रसित है, और रेबीज ग्रसित होने के कारण उसमें बच्चों को उसमें फेस पे काटा गया है। उन सभी व्यक्तियों को हमने इम्यूनोग्लोबिन भी लगाया है। सर, किसी प्रकार की कोई परेशानी तो नहीं है सर उसकी वाइट से? इसमें बिल्कुल, इसमें हमने इम्यूनोग्लोबिन लगाया है जो कि उनकी मतलब रेबीज को होने से रोकेगा, और इसमें आगे भी हम उन सभी को हमने एडमिट करके ऑब्जर्वेशन में रख लिया है। किसी तरह का कॉम्प्लिकेशन है, कोई दिक्कत आती है तो उसको फिर हम आगे जो है उसको रिफर जिला अस्पताल सीहोर कर दिया जाएगा। खातेगांव में 13 फरवरी से 17 फरवरी तक आयोजित होने वाली पंचकोशी यात्रा एवं महाशिवरात्रि को लेकर अपर कलेक्टर संजीव जैन की अध्यक्षता में प्रशासनिक अधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों की बैठक हुई। बैठक में पंचकोशी यात्रा मार्ग, यातायात व्यवस्था, सुरक्षा इंतजाम, स्वास्थ्य सेवा, पेयजल, विद्युत, साफ सफाई एवं आपातकालीन व्यवस्थाओं को लेकर चर्चा की गई। बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि सभी आवश्यक तैयारियां समय सीमा में पूर्ण की जाए ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो। अपर कलेक्टर ने श्रद्धालुओं की सुविधा व सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के निर्देश देते हुए कानून व्यवस्था बनाए रखने हेतु पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती, नियंत्रण कक्ष की स्थापना एवं सतत निगरानी व्यवस्था सुदृढ़ करने पर जोर दिया। बैठक में नगर प्रशासन, पुलिस, स्वास्थ्य विभाग, विद्युत विभाग, लोक निर्माण विभाग सहित अन्य विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। देखिए, आप सभी जानते हैं कि विगत 30-40 वर्षों से यहाँ पर पंचकोशी यात्रा हो रही है। इस यात्रा की टोटल लंबाई लगभग 80 किलोमीटर की होती है, जो 3 जिलों को कवर करता है, देवास, सीहोर और हरदा। इसमें 4 रात्रि विश्राम होते हैं। तो नवंबर से शुरू होकर के नवंबर पर खत्म होती है। 5 दिन की होती है। 13 से लेकर 17 तारीख तक की यात्रा चलेगी। इसमें प्रतिवर्ष की भांति प्रशासन, पुलिस, हेल्थ, पीएचई, जनपद, नगर परिषद जो व्यवस्थाएं करते रहे हैं, उन व्यवस्थाओं को पुनः उसी अनुरूप करने की बात कही गई है। बहुत सारे सुझाव भी आए हैं, तो एकदम से उनको इम्प्लीमेंट करना संभव नहीं है। जैसा बताया गया है कि इस पंचकोशी यात्रा को जब शुरू किया गया था तो उसका मुख्य उद्देश्य था नर्मदा के घाटों की साफ सफाई करना, रास्ते में वृक्षारोपण करना। बड़वा से धामनोद तक की मार्ग निर्माण में सड़क की चौड़ाई को लेकर ग्रामीणों ने विरोध दर्ज कराते हुए विधायक सचिन बिरला को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीण रामेश्वर जायसवाल ने बताया कि मध्य प्रदेश शासन द्वारा राजमार्ग 36 का निर्माण महेश्वर से धामनोद तक होना है, जिसमें 0 से 1 किलोमीटर तक सड़क का निर्माण दोनों दिशाओं में 50-50 मीटर चौड़ाई में किया जा रहा है, परंतु 1 किलोमीटर के बाद सड़क के लिए दोनों दिशाओं में 100-100 फीट की भूमि अधिग्रहित की जा रही है। सड़क किनारे जो प्रतिष्ठान, प्लॉट, खेत, मकान है, उन्हें अकारण तोड़ा जाएगा। बड़वा स्तंभ से हाईवे अंडरपास तक 50-50 फीट जो जमीन दोनों दिशाओं में ली गई है उसे 30-30 फीट की जाए और अंडरपास से पिपलिया तक 50-50 फीट भूमि का अधिग्रहण किया जाए। आपको बता दें कि इससे रतनपुर, मुरल्ला, बफल गांव सहित सड़क के किनारे बसे ग्रामों की भूमि का ज्यादा नुकसान नहीं होगा। विधायक सचिन बिरला ने आश्वासन दिया है कि इस समस्या से वे मुख्यमंत्री को अवगत कराकर उनसे निवेदन करेंगे कि 0 से धामनोद तक बनने वाली सड़क का भूमि अधिग्रहण मात्र 50-50 फीट में ही किया जाए। बड़वा से धामनोद के लिए जो रोड निकल रहा है, उस रोड के अंदर जो सड़क निर्माण कंपनी है, वो सड़क निर्माण कंपनी 60 फीट का गोला ले रही है। 60 वहाँ के रहने वालों का कहना यह है कि जितने की सड़क का निर्माण कितने में होता है उतना ही अधिग्रहण किया जाए। इसको लेकर जनप्रतिनिधियों के पास में यहाँ के ग्रामीण परेशान होकर चक्कर लगा रहे हैं। आज विधायक सचिन बिरला के पास मिलने आए हैं।
और इन लोगों से ही हम बात करते हैं कि किस तरीके से ये लोग वहां पर निर्माण चाहते हैं और कंपनी क्या चाहती है। मेरे साथ में डोंगर सिंह खंडाला जो कि प्रतिनिधि हैं, किस तरीके से वहां पर विध्वंस किया जा रहा है की संभावना है और आप लोग क्या चाहते हैं? अभी वर्तमान में 4-5 दिन पहले सभी को सूचना दी गई थी। राजस्व विभाग और MPRDC के अधिकारी लोग संबंधित ग्राम पंचायतों में बफल गांव में उन्होंने शिविर लगाकर सभी को जानकारी दी। उनका ये कहना पड़ा कि जयस्तंभ चौराहे से बाईपास तक 30 मीटर और बाईपास से धामनोद तक 60 मीटर हम भूमि अधिग्रहण करेंगे। तो हम सभी महेश्वर रोड के व्यापारीगण, रतनपुर, फाटा, बफल गांव, सभी किसान, वहाँ के व्यापारीगण किठूत तक जो 60 मीटर आप जमीन अधिग्रहण कर रहे हो, हमारा ये कहना पड़ा है कि वहाँ काफी व्यावसायिक क्षेत्र डेवलप हुआ, नया व्यापार क्षेत्र वहाँ डेवलप हुआ है। वहाँ मार्ट है, बिल्डिंग मटेरियल दुकान है, 2-3 मार्केट है, आसपास काफी निर्माण हो चुका है। लोग भी हमारे साथ हैं, हम इन लोगों से बात करेंगे। क्या शुभ नाम है आपका? आदित्य। आदित्य भाई, आप भी यहाँ पर विरोध दर्ज कराना है, कौन से गांव में रहते हैं आप? मैं रतनपुर फाटे पे जो CH मार्ट है वो मेरा ही है। तो इस प्रयोजन में जितने भी आपकी जो सड़क है, सड़क से कितनी दूरी पर है ये मार्ट आपका? 52 फीट की डिस्टेंस जो हमको पहले बताया गया था कि वो छोड़ के बनाया गया है हमने। अब जो अधिग्रहण करेंगे वो 30 मीटर का होगा, तो 30 मीटर के अंदर कितने, करीब 100 फीट के आसपास जाएगा। तो उसके करीब हमारा पूरा मार्ट जा रहा है। मार्ट कितना बड़ा है आपका? मार्ट करीब 2100 स्क्वायर फीट में है। तो 50 बाय 40 का मार्ट है वो, 40 फीट डिस्टेंस में। तो गवर्नमेंट आपसे जब मार्ट आपका इसके जद में जाएगा तो उसका अनुदान भी तो देगी, आपको मुआवजा भी तो देगी? सर अनुदान तो दे देगी, पर वो जो व्यापार बिठा के रखा है इतना दिनों से। और भी और लोग हैं हमारे साथ में। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम कमल पवार है। और सब क्या कहाँ रहते हैं आप? मैं बर्दिया का रहने वाला हूँ। रतनपुर फाटे पे मेरा व्यापार है। क्या व्यापार है आपका? मेरा टाइल्स का शोरूम है, फर्शी वगैरह, कोटा स्टोन, वेटिफाई वगैरह। ये सड़क निर्माण से आपको क्या परेशानी आ रही है? इस सड़क निर्माण से मेरे को ये परेशानी आ रही है साहब, इनका 100 फीट का एक साइड लेने का है, जिससे मेरा शोरूम कम से कम 70 फीट के आसपास टूटेगा। मैंने मेरे घर से 10-20 साल की मेरे बाबूजी, मेरे पिताजी की गाड़ी कमाई को यहाँ लगाया है, उसका पूरा नुकसान होगा। अब वापस इस कंडीशन में अगर सरकार और नया बसाएं तो काफ़ी परेशानी होगी और बहुत समस्या है। ग्रामवासी ग्राम रतनपुर, ग्राम बफलपुर, रतनपुर फाटा के होकर के विधायक जी के पास ज्ञापन लेके आए। हमारी प्रमुख मांग है कि जो भी ये बड़वा से धामनोद रोड ऐसे 36 मंजूर हुआ है, ये बड़े हर्ष की बात है। इससे काफ़ी कुछ आवागमन सुविधा होगी, विकास भी होगा, परंतु वहाँ पर जो हमारे निवासी हैं उनको तकलीफ ये होगी, उनका बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि ये जो रोड है 60 मीटर अर्थात 700 फीट दोनों तरफ रहेगा, जिससे हमारे कमर्शियल प्लाट, दुकान, भवन काफ़ी कुछ ध्वस्त होंगे, जिससे काफ़ी बड़ा नुकसान होगा। तो हम ये चाहते हैं कि इस रोड की जो चौड़ाई है वो 100 फीट अर्थात 30 मीटर की जाए, जिससे हमें कोई कठिनाई नहीं होगी। बड़वा धामनोद मार्ग SH 36 4 लेन निर्माण के लिए अधिसूचना जारी हुई है, जिसमें सरकार ने निर्णय लिया है कि बड़वा के जयस्तंभ से लेकर जो नेशनल हाईवे का अंडरपास है वहां तक दोनों तरफ 50-50 फीट रोड के सेंटर से रोड का निर्माण करना है। उसमें पूरा शहर आ रहा है। मैं समझता हूँ बड़वा का सबसे व्यस्ततम मार्ग और जहाँ पर मशीनरी की दुकानें, दवाई बिजाई की दुकानें, ऑटो पार्ट्स की दुकानें और रेलवे का पुल और उसके बाद रहवासी एरिया ये आ रहा है। वहाँ पर सरकार ने निर्णय भी ये लिया है कि 50-50 फीट दोनों तरफ हम लोग एक्वायर करेंगे और उस पर रोड का निर्माण करेंगे। हमारे खास बुलेटिन मध्य प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।